नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। भाषा शिक्षण के एक अगले पाठ की ओर हमें बढ़ना है, इसलिए मैं फिर से आपके सन्मुख हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर प्रेरणा उबाड़ी, हिंदी विभागाध्यक्ष, मॉडर्न महाविद्यालय स्वायत्त। भाषा शिक्षण की एक-एक कड़ी को जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हुए पढ़ रहे हैं, वैसे-वैसे आपके ध्यान में आता होगा कि एक पिछले पाठ में हमने लघु कथा क्या होती है, उसका परिचय देखा और उसकी परिभाषाएँ या उसके तत्व देखे और एक अगला चरण हम आज शुरू करेंगे। एक अगले चरण की ओर बढ़ेंगे और उसमें हमें जो है, ये लघु कथाएँ जो हैं किस प्रकार से हमारे पाठ्यक्रम में समाहित की गई हैं, इनका क्या महत्व है, ये देखना है। और केवल ही महत्व ही नहीं देखना है, बल्कि हमें बहुत गहराई से ये भी जानना है कि हम जो लघु कथाएँ पढ़ रहे हैं, विशिष्ट विधा के रूप में और भाषा कौशल के माध्यम से या भाषा भाषा कौशल के लिए पढ़ रहे हैं। इन लघु कथाओं को जो पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है, उनको लिखने वाले लेखक कैसे ये लघु कथा लिखते हैं या साहित्यकार कि अपनी रचनाएँ कैसे लिखता है। कि कभी-कभी आपके मन में ये प्रश्न खड़ा होता होगा कि कोई कवि जो है कविता कैसे लिखता है, कोई कहानी कैसे लिखता है। वैसे ही हमें थोड़ा-सा परिचय उन लेखकों का करना है, जो ये लघु कथाएँ लिख रहे हैं, जिनका समावेश हमारे पाठ्यक्रम में किया गया है। और 2 महत्वपूर्ण लेखिकाएँ जो हमारे पाठ्यक्रम के लिए, हमें अध्ययन के लिए दी गई हैं, जिनका संक्षेप में परिचय हमने पिछले बार भी देखा था, वो ज्योति जैन और डॉक्टर लता अग्रवाल। इनके संदर्भ में हमें आज थोड़ी जानकारी लेनी है। आप हमेशा ही किसी लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि कोई लेखक जो है किस प्रकार से लिखता है, किस प्रकार से ये अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है और कैसे उसे अनुभव मिलते हैं, उन अनुभवों को वो अभिव्यक्त करता चला जाता है। हम हमेशा ही कहते हैं कि कवि जो है या कोई भी लेखक जो सामान्य नहीं होता, सामान्य मनुष्य जिस तरह से सोचता है, वैसे उनकी सोच नहीं होती है। इसीलिए हमेशा हमें एक वाक्य सुनाई पड़ता है लोगों से, आस-पास के माहौल में भी कि जो न देखे रवि, वो देखे कवि। कि छोटी से छोटी बात को भी ये रचनाकार जो है अपनी रचनाओं में अंकित कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ये जो पाठ 13 है, लघु कथा लेखिका, कि उनका सामान्य परिचय हमें देखना है और इन सारे प्रश्नों को भी हमें अपने मन में संजो कर रखना है और जब ये परिचय आप देखेंगे इन लेखिकाओं का, तो आपको महसूस होगा कि कोई रचनाकार किस प्रकार से अपना संपूर्ण जीवन लेखन के लिए समर्पित कर देता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लेखिकाएँ हैं, डॉक्टर लता अग्रवाल या ज्योति जैन कि जिन्होंने अ, विपुल लेखन किया है, अनेक पुरस्कारों से उन्हें नवाज़ा गया है और ये सारे पुरस्कार, उनका लेखन, ये इस बात की गवाह है कि ये कितने समर्पण से अपने लेखन कार्य में जुटे हुए हैं और लघु कथा लेखिका में अपना एक अलग अस्तित्व, अपनी एक अलग पहचान उन्होंने निर्माण की है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ज्योति जैन जी का परिचय। सामान्य रूप से हम देखेंगे यहाँ पर शिक्षा कि ज्योति जैन की शिक्षा स्नातक स्तर पर हुई है जीडीसी से। जीडीसी मतलब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस उत्तर भारत में होते हैं और वहाँ पर उन्होंने स्नातक की शिक्षा ली है। इंदौर की वो मूल रूप से हैं और वर्तमान समय में एक अलग
क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, डिज़ाइन, मीडिया और मैनेजमेंट कॉलेज में वो अतिथि व्याख्याता के रूप में काम कर रही हैं। मतलब यहाँ पर उनका क्षेत्र देखिए और आपके सामने जो लघु कथाएँ हैं, वो देखिए कि हिंदी साहित्य में वो विपुल लेखन कर रही हैं और दूसरी तरफ जो है बिल्कुल विपरीत उनका एक मीडिया से जुड़ा हुआ क्षेत्र है या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ क्षेत्र है कि वहाँ पर वो काम कर रही हैं। आगे देखते हैं कि यहाँ पर आप उनकी साहित्य लेखन की जो संख्या है, उनकी रचनाओं की जो संख्या है, उससे बिल्कुल आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे कि 500 से अधिक लेख उन्होंने लिखे हैं और कविताएँ लिखी हैं, लघु कथाएँ लिखी हैं, कई सारी कहानियाँ प्रकाशित हुई हैं, समीक्षाएँ वो करती हैं अनेक साहित्य रचनाओं की और वो भी समय-समय पर अनेक अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं, अनेक पुस्तकों में उसे दर्ज किया गया है। इनकी लघु कथाओं के संग्रह प्रकाशित हुए हैं। यहाँ पर लघु कथा संग्रह के कुछ नाम मैंने दिए हैं। जल तरंग व बिजुका, 99 के फेर में, जीवन दृष्टि, यात्राओं का इंद्रधनुष। ये कुछ महत्वपूर्ण लघु कथा संग्रह यहाँ पर मैंने उनके लिखे हुए हैं। कुछ कहानी संग्रह भी उनके प्रकाशित हुए हैं जैसे भोरबेला, सेतु और अन्य कहानियाँ। ये कुछ प्रतिनिधि कहानियों का संकलन सेतु अन्य कहानियाँ में है और कविता संग्रह भी उन्होंने लिखा है कि मेरे हिस्से का आकाश, माँ बेटी, ये 2 कविता संग्रह यहाँ पर उनके दिखाई देते हैं हमें। दूसरी तरफ उन्होंने उपन्यास भी लिखा है, पार्थ तुम्हें जीना होगा, ये उस उपन्यास का शीर्षक है और यहाँ पर आगे मैंने लिखा है आकाशवाणी पर नियमित रूप में उनका वार्ता प्रसारण होता है। ज्योति जैन जी की तस्वीर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और ज्योति जैन जी का ये जो परिचय मैंने एक स्लाइड में आपको दिया है, वो बहुत ही संक्षेप में दिया गया है। यहाँ जब प्रत्यक्ष रूप से ज्योति जैन जी की रचनाओं के बारे में मैंने जानने का प्रयास किया या उनके कार्य के बारे में जानने का प्रयास किया, तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये एक असामान्य व्यक्ति है कि जो ये परिचय यहाँ पर संक्षेप में दिया गया है, वो इतना संभव नहीं है कि उनके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी देना। यहाँ पर कई सारी स्लाइड्स उनके लिए मुझे देनी पड़ती, लेकिन संक्षेप में मैंने यहाँ पर आपको दिया है कि आपके सामने रखा है कि लघु कथा संग्रह उन्होंने लिखे हैं, कहानी संग्रह लिखे हैं, कविता संग्रह लिखे हैं, उपन्यास है, आकाशवाणी पर भी वो कार्यरत हैं और लेख लिखे हैं, समीक्षाएँ लिखी हैं। आप इस दृष्टि से ये जान सकते हैं कि ये अलग-अलग विधाओं में बिल्कुल ही सहज विचरण करने वाली एक महिला लेखिका है, कि एक साथ जो है इतनी तमाम सारी विधाओं में लेखन करना, स्वतंत्र रूप से लिखना और अलग-अलग फ़ॉर्म्स में लिखना, अलग-अलग स्वरूपों में लिखना, ये बहुत ही कठिन कार्य होता है। कि विशेष रूप में ज़्यादातर हम लेखक देखते हैं कि जो संपूर्ण रूप से जिन्होंने कहीं नौकरी जिन्हें कहीं दूसरा कोई कार्य करना पसंद नहीं होता है और वो संपूर्ण रूप से जो है स्वतंत्र अपने लेखन के लिए सारा समय दे देते हैं। यहाँ पर ज्योति जैन की एक विशेषता हमें दिखाई देगी कि ये अपने रुचि के क्षेत्र में कार्यरत तो है ही, मीडिया के क्षेत्र में वो काम कर रही है, डिज़ाइन मीडिया के क्षेत्र में है वो, मैनेजमेंट का काम वो कर रही हैं या वहाँ पर वो अधिव्याख्याता के रूप में काम कर रही हैं। लेकिन उसके साथ ही जो है ये साहित्य लेखन का कार्य कहीं भी उनका रुका हुआ हमें नहीं दिखाई देता है, कि नौकरी के समय कई सारे काम जो है उससे जुड़कर करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्योति जैन जी के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि इतने सारी विधाओं में वो बिल्कुल समानांतर रूप में लिखने का प्रयास कर रही हैं और केवल वो प्रयास नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही जाना-माना नाम लघु कथाओं के क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। अब ज्योति जैन ने अनेक वर्षों से ये लघु कथाएँ लिखी हैं ये संपूर्ण साहित्य लिखा हुआ है। वर्तमान समय में अग्रणी एक लेखिका के रूप में उन्हें जाना जाता है और हम देख सकते हैं कि उन्हें इसी कारण जो है अनेक पुरस्कारों से भी नवाज़ा गया है। कि ज्योति जैन जी के पुरस्कार और सम्मानों की बात अगर करें तो उसके लिए भी
हमें काफ़ी समय देना पड़ेगा। कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, जो हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उनको यहाँ पर मैंने गिनाया है। आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि कुछ मैं ज़रूर आपको इनमें से प्रतिनिधि तौर पर बताना चाहूँगी कि ज्योति जैन जी को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 2007 में एक महत्वपूर्ण सम्मान मिला है हिंदी साहित्य लेखन के लिए। फिर लघु कथा परिवार के द्वारा सृजन शिल्पी अलंकरण सम्मान मिला है 2010 में। ये एक महत्वपूर्ण सम्मान होता है लघु कथा लेखक जो होते हैं, वो बहुत ही कम होते हैं क्योंकि लघु कथा लिखना बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और बहुत विरले लेखक हमें इसमें मिलते हैं। लघु कथा नाम परिवार जो है दिल्ली में है और वहाँ पर सृजन शिल्पी नाम से एक पुरस्कार दिया जाता है हमेशा, वो पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। श्रावस्ती, उत्तर प्रदेश से इन्हें श्रीमती शारदा देवी पांडे स्मृति सम्मान मिला है 2010 में ही। हम सब साथ-साथ दिल्ली द्वारा जल तरंग हेतु लघु कथाकार सम्मान दिया है। इसके अलावा उन्हें मिले हैं और भी कुछ पुरस्कार जैसे कि रंजन कलश, भोपाल के द्वारा वो पुरस्कार मिला है, माहेश्वरी वो सम्मान है। फिर मध्य प्रदेश के लघु कथाकार परिषद के माध्यम से एक पुरस्कार मिला है, जबलपुर के द्वारा मिला हुआ है, अखिल भारतीय कथा सम्मान। ये जो सारे सम्मान हैं कि लघु कथाएँ, कहानियाँ लिखने के कारण इन्हें प्राप्त हुए हैं और दूसरी तरफ हम आगे भी देख सकते हैं कि नारी अस्मिता बड़ौदा की जो संस्था है, वहाँ पर उन्हें अखिल भारतीय प्रतियोगिता में भी लघु कथा के लिए पुरस्कार मिला है। मतलब लघु कथाएँ लिखना और केवल प्रकाशित करना, इतना ही उन्होंने नहीं किया है बल्कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, जिनमें लेखक शामिल होते हैं और उनमें भी इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें इसमें भी बिल्कुल शामिल होते हुए एक गर्व की बात हम कह सकते हैं कि एक हमारे भारत की महिला लेखिका कि जिसे पुरस्कार से नवाज़ा गया। साहित्य कलश नाम की इंदौर की संस्था है कि जहाँ पर राज्य स्तरीय सम्मान उनको मिला और बिजुका नाम की उनकी जो रचना है, जो एक लघु कथा संग्रह है और उसके लिए उन्हें कुसुम सम्मान मिला है। आप अगर कहीं गूगल पर इन्हें सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ज्योति जैन जी को बिजुका के लिए अनेक सम्मान मिले हैं। बिजुका एक लघु कथा संग्रह है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। काफ़ी चर्चित है, लोकप्रिय है, जिस पर अनेक समीक्षाएँ भी लिखी गई और वो समाचार पत्रों तक भी प्रकाशित हुई है। इतनी एक महत्वपूर्ण वो रचना हम कह सकते हैं। ज्योति जैन जी की पुस्तक का विमोचन जब हुआ, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर आप देख सकते हैं। 99 का फ़िर, जो एक लघु कथा संग्रह ही है और यहाँ पर आप बीच में देख सकते हैं पीली साड़ी में ये ज्योति जैन जी खड़ी है अपनी पुस्तक के साथ और यहाँ पर बहुत सारे हिंदी के अच्छे मान्यवर उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योति जैन जी, जिनकी लघु कथाएँ आप पढ़ने वाले हैं कि जो एक महान लेखिका के रूप में आपके सामने आज मौजूद है और उनकी लघु कथाएँ पढ़ने का अवसर आपको मिलने वाला है। अब जिस तरह से आप ज्योति जैन जी के बारे में परिचय देख रहे हैं, उसी तरह से हमें एक और लेखिका के बारे में जानना ज़रूरी है, जो है डॉक्टर लता अग्रवाल। कि ज्योति जैन जी ने जिस तरह से लघु कथाओं के लिए या उसके लेखन के लिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर दिया और एक अपनी पहचान बनाई, वैसे ही दूसरा नाम हमें हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण रूप से अंकित करना पड़ता है, डॉक्टर लता अग्रवाल का। यहाँ पर उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, बहुत ही सहज रूप में और बहुत ही सरलता से जीवन जीने वाली और एक महिला लेखिका के रूप में महिला अ, विमर्श के संदर्भ में लेखन करने वाली ये एक महत्वपूर्ण लेखिका हमें नज़र आती है। इनकी शिक्षा के बारे में हम जानते हैं कि एमए अर्थशास्त्र, एमए हिंदी, एमएड, पीएचडी हिंदी इन्होंने किया है। मतलब काफ़ी सारी डिग्रियाँ इनके पास हैं
और अलग-अलग विषयों के साथ वो जुड़ी हुई है, अलग-अलग विषयों में उन्होंने अध्ययन किया है। एमए हिंदी साहित्य उन्होंने किया है और पीएचडी भी किया है। साथ ही वर्तमान समय में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भोपाल के एक महाविद्यालय में वो प्राचार्य के एक बड़े पद पर कार्यरत हैं। कि आप दोनों ही लेखिकाओं के संदर्भ में आप देखेंगे कि कितना सारा काम वो साहित्य लेखन में कर रही है और दूसरी तरफ जो है बड़े पदों पर भी वो काम कर रही है। कि एक साथ ये दोनों चीज़ें सँभालना जो है कितना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ये दोनों भी ऐसी महिला लेखिकाएँ हमें दिखाई देती हैं और ये एक विशेषता इसलिए हमें बतानी पड़ती है क्योंकि नौकरी करते समय या आसपास की दुनिया में कहीं घूमते समय जो अनुभव आते हैं, उन अनुभवों को जो है साहित्य में लाना फिर बहुत ही सहज हो जाता है क्योंकि वो सारी अनुभूतियाँ जो हैं, वो अपने आसपास के वातावरण से वो मिलती रहती हैं और साहित्य उससे निर्माण होता रहता है। यहाँ पर आप डॉक्टर लता अग्रवाल जी के साहित्य के संदर्भ में देख सकते हैं, कविता संग्रह है उनके कुछ, मैं बरगद, आँचल, सिसकती दास्ताँ, हस्ताक्षर है पिता, के बहुत ही अनोखे शीर्षक भी इनके दिखाई दे रहे हैं। बाल साहित्य भी उन्होंने लिखा है, जैसे असर आपका, मुझे क्यों मारा, मेरा क्या कसूर, उसक मित्र है या मुस्कान। कहानी संग्रह भी उन्होंने लिखे हैं, सिंदूर का मुख, साँझी बेटियाँ। और लघु कथा संग्रह है कि जो हमारे जिनमें से कुछ कहानियाँ हमें हमें अध्ययन के लिए दी गई है। इनमें से प्रमुख लघु कथा संग्रहों के मैंने नाम लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं यहाँ पर। इसके इससे भी अलग और ज़्यादा आपको अलग-अलग जगहों पर, अलग-अलग पुस्तकों पर इनकी रचनाओं के परिचय ज़रूर आपको मिल पाएँगे। उनमें से कुछ हम यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मूल्यहीनता का संत्रास, गांधारी नहीं हूँ मैं, तितली फिर आएगी, लकी है हम और दहलीज का दर्द। कि ये सारी जो लघु कथाएँ संग्रहों के शीर्षक या इनके नाम है, ये नारी विवश या नारीवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हमें दिखाई देते हैं और उसी प्रकार की कहानियाँ इनमें समाहित है कि नारी को किस प्रकार से सजग रूप में वर्तमान समय में जीवन जीना चाहिए और आस-पास के अनुभव किस प्रकार से नारी के संबंध में उन्हें मिले हैं। वो स्वयं एक महिला लेखिका होने के कारण वो बहुत अधिक तीव्र अनुभूति के साथ वो सहज अभिव्यक्ति कर सकती है और उसी तरह से उन्होंने इन सारी रचनाओं में की हुई है। साक्षात्कार भी उन्होंने लिए हैं लघु कथा का अंतरंग, कि जो लघु कथा लिखने वाले लेखक हैं लेखिकाएँ हैं, उनके कुछ साक्षात्कार इस पुस्तक में संकलित है। फिर है उपन्यास मंगलमुखी फिर है मगरमुखी जो एक अलग विषय को लेकर चलने वाला उपन्यास है कि लोगों पर वो लिखा गया उपन्यास है। आलोचना यहाँ पर कुछ दिखाई देते हैं हमें कि पयोधी हो जाने का अर्थ, उत्तर सोमारू, मधुकांत की 51 लघु कथाओं का समीक्षात्मक अध्ययन और शिक्षा पर 16 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। कि जैसे कि अब ये बिल्कुल सहज रूप में या स्वाभाविक रूप में हम कह सकते हैं कि प्राचार्य पद पर काम करते समय कि अलग-अलग प्रकार से शिक्षा के संदर्भ में जो अनुभव आए हैं या हम कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम से संबंधित भी कुछ पुस्तकें उन्होंने लिखी हुई हैं और उनका प्रकाशन हुआ है। लगभग 16 पुस्तकें ऐसी हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्योति जैन जी ने जिस तरह से साहित्य की अनेक विधाओं में विचरण करते हुए साहित्य लिखा है, वैसे ही डॉक्टर लता अग्रवाल भी अपना साहित्य लिखती है हुई दिखाई देती है। एक बहुआयामी प्रतिभा की ये दोनों ही महिला लेखिकाएँ हमें नज़र आती हैं। थोड़ी-सी और जानकारी यहाँ पर डॉक्टर लता अग्रवाल जी के संदर्भ में हम देखेंगे कि कुछ पुरस्कार और सम्मान उन्हें मिले हुए हैं और जो हिंदी के एक महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं साहित्य के संदर्भ में। यहाँ हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य अकादमी से, ये जो मॉरिशस की अकादमी है, वहाँ से उन्हें साहित्य रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दूसरी तरफ विश्व मैत्री मंच की जो अनेक देशों को अपने भीतर समाये हुए हैं, कनाडा, यूरोप के कुछ देश, भारत मॉरिशस आशिया के कुछ देश
जिनमें समाहित है और इन देशों के जो अलग-अलग हिंदी के केंद्र हैं, अलग-अलग हिंदी के सेंटर्स होते हैं, जहाँ पर हिंदी का अध्यापन होता है। ये एक विश्व मैत्री का जो मंच होता है, वहाँ से भी इन्हें एक सम्मान मिला है, राधा अवधेश स्मृति सम्मान। राधा अवधेश नाम के एक बहुत बड़े लेखक हिंदी के हुए और उनके नाम से ये स्मृति सम्मान दिया जाता है। फिर आगे उन्हें कमलेश्वर स्मृति सम्मान पुरस्कार से भी नवाज़ा गया है। कमलेश्वर हिंदी के महान लेखक हैं, महान कहानीकार माने जाते हैं नई कहानी के और लगभग 1990 तक 1985 तक उनका लेखन प्रकाशित हुआ। पुणे में भी एक संगोष्ठी में कमलेश्वर जी आए थे और वहाँ पर उनका व्याख्यान कहानी के संदर्भ में हुआ था। मैं उस कार्यक्रम में मौजूद थी और मुझे याद है कि मैं बहुत आप ही की शायद उम्र की रही होगी और उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मैं उनसे मिल पाई थी। कमलेश्वर जी के संदर्भ कमलेश्वर जी ने जिस तरह की कहानियाँ लिखी हैं कि आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण कवि और लेखक के रूप में उपन्यासकार के रूप में उनका नाम आज भी बिल्कुल प्रतिष्ठा से लिया जाता है। फिर है महाराज कृष्ण जैन स्मृति सम्मान, प्रेमचंद साहित्य सम्मान, तुलसी सम्मान, विवेकानंद सम्मान, महादेवी कौशिक पुरस्कार, ये लघु कथा के लिए उन्हें मिला है और शब्द शिल्पी सम्मान। ये सारे पुरस्कार आप देखेंगे कि ये महान लेखकों के नाम से, महान आदर्श व्यक्तियों के नाम से उन्हें मिले हुए हैं और ये साहित्य लेखन के लिए दिए जाते हैं, जो उस प्रांत में दिए गए हैं और ये उन व्यक्तियों को ही दिए जाते हैं कि जो साहित्यिक क्षेत्र में निरंतर रूप में एक सेवा भाव से कार्यरत रहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह से हम जो कहते हैं कि एक प्रोफ़ेशनलिज़्म होता है लेकिन वो किसी भी तरह से इनमें नहीं दिखाई देता है और पूरी तरह से लगन से, निष्ठा से कई वर्षों से जब ये साहित्यिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं, तो उन व्यक्तियों को इन पुरस्कारों से नवाज़ा जाता है। और आगे हमें जो है एक शिक्षा नाम की लघु कथा पढ़नी है कि जो ज्योति जैन की है कि जब आप लेखिकाओं का परिचय देखते हैं तो उस समय आपको ये मालूम हो जाता है कि ये सारी लेखिकाएं जो है समर्पण भाव से केवल लिखती ही नहीं है, कार्य ही नहीं करती है, बल्कि समाज के प्रति जो है उनकी एक अटूट भावना होती है कि समाज का मंगल हो, समाज में कल्याण होना चाहिए सभी मानव जाति का। तो उसी प्रकार की भावना जो है आपकी सारी पाठ्यक्रम में जो लघु कथाएँ समाहित हुई हैं, उनमें इन दोनों लेखिकाओं की दिखाई देती हैं। प्राथमिक स्तर पर हम आज जो है, जो लेखिकाओं का परिचय हमने देखा, उसके बाद हमें पहली एक लघु कथा आज पढ़नी है। इन परिचय के बाद तुरंत ही कि ये शिक्षा नाम की लघु कथा है और जैसे हमने लघु कथा का स्वरूप देखा था, आप यहाँ पर भी स्लाइड में ज़रूर देख सकते हैं कि बिल्कुल इतना ही पेज, इतनी ही एक पृष्ठ में इस लघु कथा को लिखा गया है। जो एक शब्द मर्यादा भी जिस तरह से होती है 300 से 500 शब्द की, उतनी ही मर्यादा आप इसमें देखेंगे। लघु कथा जो है ये शिक्षा नाम की है, ज्योति जैन ने लिखी हुई है। आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं कि ताकि ये शिक्षा नाम की लघु कथा आपके पास बिल्कुल रहे, आप इसे सँभाल कर रख सकते हैं। अब पूरी कथा यहाँ पर हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन संक्षेप में यहाँ पर मैं ज़रूर बताऊँगी कि इस लघु कथा में नंदिता नाम की एक महत्वपूर्ण पात्र है कि जो इस कहानी की नायिका है और ये एक मध्यवर्ग परिवार की महिला है और एक छोटा-सा प्रसंग यहाँ पर इस लघु कथा में दिया गया है। ये नंदिता जो है हमेशा ही ऑफ़िस जाती है, मतलब नौकरी करने वाली महिला है और घर जब वो नौकरी से आती है, तो उस समय जो है क्या करती है कि घर की कुछ चीज़ें जो कुछ सामान है, कुछ फल है, सब्ज़ी है, वो आते-आते लेती है। वैसे ही एक दिन जो है यहाँ ये नंदिता उस सामान को लेने के लिए कहीं बाज़ार में गई है, वहाँ पर कई सारी चीज़ें उसे दिखाई देती हैं कि फल के कई सारे ठेले लगे हुए हैं या बहुत सारी चीज़ें वो एक साथ करना चाहती है, दे लेना चाहती है
और थोड़ी-सी एक जगह पर वो रुक जाती है जहाँ पर एक फल बेचने वाली औरत है। वहाँ पर उसके पास जो है देखती है कि 4-5 लड़कियाँ हैं और एक छोटा-सा बच्चा, एक लड़का जो है वहाँ पर नज़र आ रहा है उसे कि वो आपस में खेल रहे हैं या यहाँ-वहाँ कहीं कुछ मस्ती कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है ये नंदिता जो है वहाँ पर रुक जाती है और उस फल वाली महिला से बात करना शुरू कर देती है और स्वाभाविक रूप में कभी-कभी ऐसा हो जाता है मनुष्य की वो सहज प्रवृत्ति होती है कि छोटे बालक जब दिखाई देते हैं तो एक मन में प्यार उमड़ आ जाता है या कुछ उनके बारे में पूछा जाता है अपने आप। तो वैसे ही ये नंदिता उनकी जानकारी ले रही है उनकी माँ से, वो फल बेचने वाली जो महिला है, उसी से। और उससे पूछ रही है कि ये कितने बच्चे हैं? और ये सारे तुम्हारे हैं क्या? तो उसे पता चलता है कि 6 लड़कियाँ हैं और थोड़ी-सी जो है वो अनबने भाव से बोली है, विद्रूपता से उसने कहा है और फिर उसके बाद वो कहती है कि ये 7वाँ लड़का है। मतलब 6 लड़कियाँ उसने जन्म दिया है और बाद में जो है 1 लड़का भी पैदा हुआ है और छोटा बच्चा जो है वहाँ पर शायद लेटा हुआ है और वो बाकी सारी छोटी-छोटी लड़कियाँ आस-पास कहीं बैठी हुई हैं, खेल रही हैं। और फिर नंदिता जो है वो देखती है तो उसे लगता है कि इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? मतलब एक नंदिता के मन में जो है भाव बिल्कुल अलग हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि नंदिता जो है एक तरह से उपदेश देना चाहती है उस फल वाली महिला को कि इतनी सारी लड़कियाँ जो है उसने क्यों पैदा की हैं। और उसके बाद जो है बेटा पैदा हुआ और नंदिता का कहना ये है कि अगर वो जाँच करा लेती कि लड़कियाँ हैं या लड़के हैं तो शायद इतनी सारी लड़कियाँ पैदा नहीं होती। लेकिन उसी समय जो है वो फल वाली जो महिला है उसका जवाब इतना चौंका देने वाला और सुशिक्षित लोगों को भी एक तरह से उनकी आँखें खोलने वाला जवाब उसे नंदिता को मिल जाता है कि ये फल वाली औरत जो है वो कहती है कि ये सारी लड़कियाँ जो हैं ये भले ही पैदा हुई या उनके पालन-पोषण का एक भार उत्तरदायित्व उन पर पड़ा हुआ है या बहुत कम पैसों में शायद उनका जीना सारा हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है वो कहीं भी अपने बच्चों को या जो स्त्री भ्रूण है, उसे मारने के लिए कहीं तैयार नहीं हुई है। कि जो सहज बात हमें कहीं मध्यवर्गीय परिवार में दिखाई देती है और ये आम चीज़ हो गई है और हम देखते हैं कि जो साक्षरता जो अध्ययन जिस तरह की एक समझ एक कहीं शिक्षा लेने के बाद होनी चाहिए, वो समझ जो है आज भी लोगों में मौजूद नहीं है। और ये नंदिता की आँखें जो है उस समय खुल जाती है जब ये इस तरह से जवाब दे देती है और उस समय नंदिता जो है सोचती रह जाती है कि किस तरह से इसने जवाब दिया मतलब कि जो लोग स्त्री भ्रूण की हत्या कर देते हैं, उसके पेट में ही उसे मार देते हैं और उसे पैदा ही नहीं होने देते हैं कि तब जो है नंदिता को लगता है कि ये फल बेचने वाली औरत जो है वो हमसे ज़्यादा समझदार है। कि हम पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी कि इस तरह की सोच नहीं रखते हैं कि हमें जो है कहीं वंश चाहिए, हमें कुल का दीपक चाहिए, इसलिए जो है हम उसे पैदा ज़रूर करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर इतनी सारी लड़कियाँ पैदा होने वाली हैं, तो उसे जो है पैदा ही नहीं होने देंगे। ये कितना जघन्य अपराध कि ये नंदिता जैसी महिलाएँ या उस तरह की सोच करने रखने वाले लोग करते हैं और समाज में ये बिल्कुल होता रहता है कि सफ़ेदपोश सारे ये लोग होते हैं, लेकिन इस तरह की हत्याएँ करना जो है, ये कहीं पाप नहीं समझते हैं। उस समय जो है ये ज्योति जैन जी इस शिक्षा नाम की लघु कथा के माध्यम से हमें बताती है कि असल में शिक्षा किसने ली है कि नंदिता जो है एक बड़े घर में पली हुई महिला है, एक अच्छी तरह से साक्षर महिला है, जो शायद काफ़ी अच्छी जगहों पर अध्ययन भी कर चुकी होगी। लेकिन वर्तमान समय में अगर प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में
कहीं जीवन जीते समय अगर उसकी समझ को देखा जाए तो उस फल वाली महिला से भी वो छोटी समझ दिखाई देती है, जो समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। ज्योति जैन जो है यहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देती हैं। अब ये जो है छोटी-सी एक लघु कथा यहाँ हमारे सामने आई और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इसका विश्लेषण हमें कैसे करना है। अब आगे जाकर आप कई सारी लघु कथाएँ पढ़ने वाले हैं और उसका विश्लेषण भी जो है इन कुछ मुद्दों के आधार पर आपको करना है। कि ये जो शिक्षा लघु कथा है, कि उसकी विषय वस्तु क्या है? प्रमुख पात्र कौन है? कथ्य, उद्देश्य क्या है? भाषा शैली किस प्रकार की अपनाई गई है? शिल्प क्या है? ये कलात्मक कहानी बन पड़ी है या नहीं बन पड़ी है? संवाद कैसे है? लघु कथा जो है उच्चारण की दृष्टि से कैसे है? मतलब जो लघु कथा के तत्व हमने देखे थे, वो सारे लघु कथा के तत्व आपको यहाँ पर देखने हैं, उससे जुड़ते हुए। यहाँ पर फिर से आप उसे देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ संवाद इस लघु कथा में दिए गए हैं, छोटे-छोटे संवाद हैं, भाषा बिल्कुल चुस्त-दुरुस्त है और शिक्षा नाम का शीर्षक उसे दिया गया है कि जो अ, तुरंत ही लेखिका को क्या कहना है, ये पता चल जाता है कि एक आकर्षक शीर्षक इसमें दिया दिखाई देता है। पात्रों की संख्या इसमें बहुत कम है। 2 ही महत्वपूर्ण पात्र यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं और दूसरी तरफ जो है, यहाँ पर एक ही प्रसंग के माध्यम से पूरी कहानी, एक पूरा जीवन जो है लेखिका सामने रखती है कि 2 अलग-अलग समाजों में, 2 अलग-अलग स्तर के लोगों में किस तरह की सोच हो सकती है। इस तरह से। ये जो सारे विश्लेषण के दिए गए सारे तत्व हैं, ये इनको बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं के आधार पर जो है आगे भी जो कुछ आप लघु कथाएँ पढ़ने वाले हैं, उनका विश्लेषण आपको करना है। उदाहरण के माध्यम से भी आपको कहीं स्पष्ट करना है। उच्चारण की दृष्टि से आप देखेंगे तो आपको जो हमारा मुख्य उद्देश्य है भाषा कौशल के लिए कि लघु कथाएँ ये इसीलिए दी गई हैं कि छोटी-छोटी कि इसका आप सहज रूप से पठन कर सकें, इसे आप ज़ोर से पढ़ सकें, इसके संवाद कैसे हैं, किस तरह से इसे बोला जा सकता है, ये आप बिल्कुल देख सकते हैं। यहाँ मैं ज़रूर आपको एक बात और जोड़ना चाहूँगी आपके लिए कि ये सारी लघु कथाएँ जो आप पढ़ने पढ़ने वाले हैं या आपको ये महसूस होगा कि ये सारी लघु कथाओं की एक श्रृंखला आपके सामने आएगी और ये लघु कथाएँ जो है सामाजिक विषयों से संबंधित है, कहीं शिक्षा से संबंधित है, कहीं एक मनुष्य के मन से संबंधित है। इन सारी लघु कथाओं को जो है एक मुक्त विचार से आप पढ़ें और इन सभी परिमाणों को आधार बनाकर उसे जाँचने की कोशिश करें। भाषा कौशल की दृष्टि से आपको जो है जिसे ज़ोर से पढ़ना है, उसके संवादों को कहना है। आप अपने मित्रों के साथ बैठकर एक-दूसरे के साथ ये पढ़ सकते हैं और उसके साथ वो चर्चा कर सकते हैं कि संवाद कैसे कहे जा सकते हैं। जैसे आप नाटक की कहीं तैयारी करते हैं, वैसे लघु कथा की है। लघु कथा को आप नाटक के माध्यम से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल संवाद लिखकर उसे तैयार कर सकते हैं। मतलब अलग-अलग प्रकार से जो है आप भाषा को बिल्कुल मोड़ सकते हैं। और ये जो पहली लघु कथा हमने आज पढ़ी शिक्षा नाम की, वो शिक्षा नाम की लघु कथा जो है बिल्कुल ही भाषा की दृष्टि से हमें अत्यंत सरस दिखाई देती है, बहुत ही स्वाभाविक दिखाई देती है। आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और उतनी ही कलात्मकता से, उतनी ही सौंदर्यपूर्ण दृष्टि से उन संवादों को गढ़ा गया है, आकर्षक बनाया गया है और बहुत ही सुंदरता से वो हमारे सामने संक्षिप्त रूप में आते हैं कि कहीं भी हमें बहुत लंबे वाक्य नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही जिस तरह से कहानी है, जिस तरह से उस लघु कथा को प्रस्तुत करना चाहिए, उसी तरह से जो है उसकी अभिव्यक्ति यहाँ पर ज्योति जैन ने की है और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कि उसका उद्देश्य कि शिक्षा लघु कथा के माध्यम से ज्योति जैन क्या कहना चाहती हैं, कि वो हमें तुरंत पता चल जाता है।
तो यहाँ पर हम लोग ज़रूर रुकेंगे, अगली कुछ कहानियाँ हमें पढ़नी हैं और वो सारी लघु कथाएँ जो है आपको बहुत ही आनंद देने वाली लघु कथाएँ सिद्ध होंगी, ऐसा मुझे लगता है। आज के लिए ज़रूर रुकेंगे यहाँ पर। नमस्ते।